हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने साइंस से उठाया है। साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका जो नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इसको समझाऊंगा। साथ साथ में इसमें जो होने वाली जो अपक्रियाएं हैं, संयोजन अपक्रियाएं, वियोजन अपक्रियाएं, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया, इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और वो आप अगर एक बार में ही पढ़कर आप उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेट्स बढ़ते हैं आगे और सीधा स्टडी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया होती क्या है? तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है उसके लिए बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कह रही है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। सीधी सी बात क्या होता है कि अगर हम ये देखें, कोई भी रासायनिक परिवर्तन है, उस रासायनिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ बन जाता है और जो प्रोसेस होती है, नए पदार्थ बनने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रियाएं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बात कर लें तो हम बात कह सकते हैं जैसे भोजन का पाचन है, श्वसन है, लोहे पर जंग लगना है, साथ साथ में मैग्नीशियम फीते का जलना है जिससे आपका नया पदार्थ बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। साथ साथ में अगर हम बात करें दही का बनना है कि आप जिस तरीके से दूध को जमाते हो और वो दही बन जाता है, तो ये भी कौन सा परिवर्तन होगा? वो रासायनिक परिवर्तन होगा। क्लियर? तो हम ये बात कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रियाएं हैं क्या? क्या है रासायनिक अपक्रियाएं? रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं। रासायनिक अपक्रिया अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है? एक होता है आपका अभिकारक। कौन होता है? एक आपका होता है अभिकारक और दूसरा होता है आपका कौन? उत्पाद। अब अभिकारक कौन होते हैं और उत्पाद कौन होते हैं? किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेते हैं वो आपके अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। और अपक्रिया के दौरान बनने वाला जो भी आइटम होगा, बनने वाला जो भी पदार्थ होगा, वह पदार्थ क्या कहलाएगा? आपका उत्पाद कहलाएगा। कैसे? अगर हम बात कर लें मैग्नीशियम फीते का जलना अगर हम देखें तो ये बात हमें मालूम है, मैग्नीशियम फीता जब जलता है तो जब मैग्नीज जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बना लेती है क्या? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देती है? आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिकारक कौन होंगे? जो अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अपक्रिया में भाग ले रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और जो बन रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? इस अपक्रिया में यानी मैग्नीशियम जब जलता है, इस अपक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो आपके क्या कहलाएंगे? आपके अभिकारक कहलाएंगे, अपकारक कहलाएंगे या फिर उनको बोलते हैं क्रियाकारक। और इनकी आपस में मिलने के बाद, जलने के बाद जैसे मैग्नीशियम जलता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो बनता है वो क्या कहलाता है? आपका उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। सीधी सी बात है, हम जब भी सब्जियां बनाते हैं तो सब्जी क्या होती है? पकने के बाद जिस चीज को हम खाते हैं वो उत्पाद है। जबकि जो सब्जियां बनती हैं उसके लिए आपके मिर्च लगती है, उसके लिए आपकी धनिया लगती है, उसके लिए अगर देख लिया जाए कोई भी हरी सब्जियां लगती हैं, तो ये सभी अभिकारक में जाएंगी। कहने का सीधा मतलब है जो भाग लेते हैं वो अभिकारक है, जो बनता है वो क्या होता है? आपका उत्पाद होता है। क्लियर है? तो हम ये बात कह सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। तो भोजन का पाचन है, श्वसन है, लोहे पर जंग लगना है, मैग्नीशियम फीते का जलना है और दही का बनना है। ये सभी किसके हैं? रासायनिक अपक्रिया के क्या है? उदाहरण हैं। क्लियर है? हम ये बात देखते हैं क्या कि रासायनिक अपक्रिया अगर होती है तो उसके प्रेक्षण क्या रहेंगे। यानी कोई भी अगर रासायनिक अपक्रिया होती है तो क्या उनमें चेंजिंग आता है, यानी प्रेक्षण क्या रहते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है, मैग्नीशियम का जलना है, लोहे पर जंग लगना है, श्वसन है, रिप्लेशन से कोई भी अपक्रिया होती है तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो अगर कोई भी अवस्था क्या है, तो अवस्था तो ये मालूम है, ठोस, द्रव, गैस अवस्था हो गई। एक क्या होती है? आपकी विलयन अवस्था होती है। क्लियर है? तो हम ये बात कह सकते हैं कोई भी चीज अगर ठोस है हो सकता है वो द्रव में बदल जाए, अगर कोई भी द्रव है तो हो सकता है वो आपके गैसीय रूप में आ जाए। तो क्या हो सकता है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया के दौरान हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो सकता है? रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। रंग में कैसे परिवर्तन हो सकता है? मान लेते हैं कि लोहे की अगर हम कोई भी वस्तु लेते हैं, यदि उसकी अपक्रिया यदि हम कॉपर सल्फेट से करवा देते हैं तो क्या होगा? लोहा जो होता है वो अधिक रिएक्टिव होता है कॉपर की अपेक्षा, तो बनाएगा आपका क्या? FeSO4 और कॉपर कैसा हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। तो इस अपक्रिया में जो कॉपर सल्फेट होता है वो आपका कैसा होता है? नीले रंग का होता है। जबकि आपका जो फेरस सल्फेट बनता है ये कैसा
कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं, यदि आपके अभिकारक कोई भी रंग प्रदर्शित करते हैं तो जरूरी नहीं कि उत्पाद में वही रंग आता हो। तो क्या हो सकता है कि आपका रंग में परिवर्तन हो सकता है। कॉपर सल्फेट नीला कलर होता है, जबकि ये जब लोहे से अपक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट बनता है, जो कैसा हो जाता है, आपका हरा हो जाता है। तो दिमाग में बात रखनी होगी, जरूरी नहीं है कि अपकारक का जो रंग होगा तो उत्पाद का भी वो रंग हो। तो क्या हो सकता है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन हो सकता है। फिर आ जाइए, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। कैसे कि अभिकारक जो होते हैं उनको रिएक्शन करने के लिए कुछ और टेम्परेचर चाहिए, और जब उत्पाद बनते हो तो जो नए उत्पाद बनते हैं तो उनके लिए कुछ और टेम्परेचर चाहिए। तो क्या हो सकता है, तो वो कह रहे हैं तापमान में परिवर्तन हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, आपकी हो सकता है गैस का उत्सर्जन हो जाए, यानी अभिकारक आपस में मिलें और गैस को बनाएं। कैसे, कोई भी अगर मेटल है, कोई भी यदि मेटल है, कोई भी यदि धातु है, अगर वो आपके किसी भी अम्ल से क्रिया कर जाती है, किसी भी अम्ल से क्रिया कर जाती है, तो क्या काम करेगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाएगी। यानी यहां पर बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट और साथ में क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्लियर है। यदि हम जिंक की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्या हो सकता है रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक अपक्रिया के दौरान हो सकता है गैस उत्सर्जन हो। तो कैसे हो रहा है, कोई भी धातु यदि किसी भी अम्ल से अपक्रिया करती है तो क्या काम करती है, गैस का उत्सर्जन करती है। तो क्या हो सकता है, प्रेक्षण में अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन हो सकता है। क्लियर है, बात समझ में आई। बात समझ में आई हो, पेन लेकर बैठिएगा, जो भी कुछ आपको सही लगे नोट करते रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इसी तरह की वीडियो दिलाकर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बोर्ड पेपर में अंक दिलाऊंगा। आगे बढ़ता हूं, तो अगर हम बात कर लें तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे किया जाए, तो रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित कैसे किया जाए, तो ये बात कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को या तो हम शब्द के माध्यम से समीकरण बना सकते हैं, या फिर उसको अगर हम ये देखें तो एक रिएक्शन के रूप में दिखा सकते हैं। जो रिएक्शन बनती है उसको समीकरण कहते हैं और शब्द समीकरण क्या है, इन दोनों को समझाते हैं। जैसे मैंने आपसे ये बात कही कि यदि जिंक की अपक्रिया, मैंने आपसे क्या कहा, यदि जिंक की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दी जाए तो बन जाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। क्या बन जाता है, आपका जिंक सल्फेट बन जाता है और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये क्या है, ये आपका शब्द समीकरण है। क्या है, ये आपका शब्द समीकरण है। क्या है, आपका ये शब्द समीकरण है। क्या कि जिंक की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएं तो आपका क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। तो ये तो शब्द समीकरण हो गया, हमने शब्दों में व्यक्त कर दिया। अब इसको अगर हम केमिस्ट्री भाषा में बताएं तो कैसे बताएंगे, तो इनकी सैंपल लेकर आने पड़ेंगे। तो क्या होता है, जिंक जो होती है, जिंक, तो जिंक को किससे दिखाते हैं हम, Zn से। सल्फ्यूरिक अम्ल किससे दिखाते हैं, H2SO4 से। रिएक्शन हमने करवाई, अब वो क्या करें, जिंक सल्फेट बन रहा है तो ZnSO4 तैयार हो गया और हाइड्रोजन बन रही है तो H2 हो गया। तो जो अपने शब्द होते हैं उन शब्दों को यदि हम केमिस्ट्री में सैंपल तरीके से अगर हम बताते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या बन गया, Zn प्लस H2SO4, रिएक्शन ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा, आपका H2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप ये बात देख सकते हैं, कोई भी यदि रासायनिक समीकरण है तो रासायनिक समीकरण की दो साइडें होती हैं। कौन कौन सी, तो प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण की दो साइडें कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी LHS, कौन सी होती है आपकी LHS होती है, और दूसरी होती है RHS। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के तरफ हम हमेशा क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं, और RHS की तरफ हमेशा क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उत्पाद। तो इनमें होता क्या है, रासायनिक समीकरण में हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो भी आपके तत्व आते हैं तो उनमें से प्रत्येक तत्व का अगर देख लिया जाए, जो उनके तत्व संख्या है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी किसने, एंटोनी लेवाइसियर ने। क्लियर है। तो ये बात हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं Zn 1 है तो यहाँ पर भी Zn 1 है, H2 यहाँ पर 2 है, H2 यहाँ पर भी 2 है, S सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। जब ये दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं तो बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर इन तत्वों की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होती है तो उसको बोला जाता है कंकाली समीकरण। ध्यान रखेंगे, ऐसे समीकरण जो संतुलित नहीं होते हैं, यानी उनकी
परमाणु संख्या अणु संख्या समान नहीं होती है तो वो कहलाते हैं आपके कंकाली समीकरण। यदि दोनों तरफ LHS तरफ RHS तरफ यदि दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान हो जाती है तो इसको बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है? पेन लेकर बैठिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यदि कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसकी क्या फिजिकल स्टेट्स होती हैं, भौतिक अवस्थाएं होती हैं जिन्हें अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन में बताना ही होता है। कैसे? यदि अवकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं यदि ठोस हैं तो हमें साइड से S लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? S लिखना पड़ेगा। S यानी कि सॉलिड है। अगर हम बात करें किसी भी आपकी अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था अगर द्रव में आएंगी तो हमें L लिखना पड़ेगा। गैसीय अवस्था में होगी तो हमें G लिखना पड़ेगा। जलीय विलयन में होंगे तो AQ लिखना पड़ेगा। क्लियर है? कैसे? एक रिएक्शन है आपके सामने जो मैंने दी है कि 3Fe, जो लोहा है Fe है वो सॉलिड होता है इसलिए S लिखा है। जो लोहा है यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? हम गैस फॉर्मेट की, यानी कि जो आपकी H2 है, जो आपका जो जल है वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस। तो यहां पर बात कर रहे हैं G लगा हुआ है यानी गैसीय फॉर्मेट में, इससे क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। जो आपका बनने वाला पदार्थ है वो सॉलिड है, S है यानी कि ठोस है, जबकि जो आपका जो बन रही है गैस बन रही है, हाइड्रोजन क्या बन रही है? गैस बन रही है। तो कोई भी यदि रिएक्शन लिखी जाएगी उस रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं हमें दिखानी ही पड़ेंगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं जब भी क्या होता है कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो उस रासायनिक अपक्रिया में कुछ आवश्यक परिस्थितियां भी आ जाती हैं, जैसे ताप आ जाता है, दाब आ जाता है, उत्प्रेरक आ जाते हैं। तो ये हमेशा जो साइन होता है, तीर का साइन होता है, इस पर हमेशा लिखे जाते हैं। कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो सकती है तो हो सकता है उसे टेम्परेचर चाहिए तब वो आपकी संपन्न होगी, या फिर दाब चाहिए, प्रेशर चाहिए तो होगी, या उसके लिए कोई उत्प्रेरक चाहिए। तो इनको हमेशा कहां लिखा जाता है? तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। इन्हें कभी भी अभिकारक या उत्पाद के साथ नहीं जोड़ा जाता है। ये बात हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? आगे अब मैं बात कर रहा हूं पहली अपक्रिया जो रासायनिक है, संयोजन अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है? जो जुड़ाव होता है ना, दो लोगों का जो अटैचमेंट होता है वो बनकर एक हो जाते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन। तो पहली जो अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया, वो अपक्रिया क्या कह रही है? इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे A आपका अभिकारक है, B आपका अभिकारक है, दोनों आपस में मिलेंगे तो C क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट, यानी कि आपका उत्पाद बना देंगे। क्लियर है? तो आपकी जो संयोजन अपक्रिया है, तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक पदार्थ बना देते हैं नया, तो अपक्रिया कौन सी कहलाएगी? आपकी संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। तो इसमें क्या होता है? कार्बन जो एस फॉर्म में दिखाया गया है, जो कार्बन होता है, जो कोयला होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ में जलता है तो क्या बना देता है? CO2 बना देता है। तो आप अपकारक देख रहे हो, दो अपकारक हैं और दो अपकारक आपस में मिलकर एकल क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो अपक्रिया कौन सी कहलाएगी? संयोजन। दूसरा देख ले रहे हैं जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन गैस लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो क्या बना देती हैं? जल बना देती हैं। क्लियर है? जल का निर्माण भी किस में आएगा? संयोजन में। हम क्या काम कर रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड देख रहे हैं, जो जैसे हम आपका बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड देख रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जैसे जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बहुत ही प्यारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है? जली फॉर्म में आपको प्राप्त होता है। तो जब भी दो आपस में मिलेंगे, एक बनाएंगे, दो आपस में मिलेंगे, एक बनाएंगे, दो आपस में मिलेंगे, एक बनाएंगे, तो जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस कैसे कहलाते हैं? आपकी संयोजन अपक्रिया कहलाती है। दो से मिलकर एक या दो से अधिक मिलकर एक का बनना, तो क्या हो जाएगा? वो आपका कहलाएगा संयोजन। अब बात कर रहे हैं सेकंड अपक्रिया, जिसका नाम अब क्या है? आपका इसका बहुत ही प्यारा नाम है, और प्यारा नाम क्या है? वियोजन अपक्रिया। कौन सी? वियोजन अपक्रिया। संयोजन मान होता है जुड़ना, वियोजन मान होता है टूटना। सीधी सी बात है, हमेशा संयोजन की अपोजिट अपक्रिया है। कौन सी? वियोजन। तो वियोजन क्या कह रही है? इस अपक्रिया में एकल जो अपकारक होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। तो क्या कह रहा है? जैसे कोई भी A है, आपका अभिकारक है, और ये आपका टूट गया, तो दो या दो से अधिक में जब टूट जाएगा तो ये बात कह सकते हैं अपक्रिया कौन सी? आपकी वियोजन अपक्रिया है। क्लियर है? वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार की होती है। कौन सी है? समझाता हूं। पहली जो, जैसे हमने इसका पहला जो आपका टाइप है वो आपका ऊष्मीय वियोजन है। कौन सा है? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय का मतलब क्या होता है? ऊष्मीय का मतलब होता है ऊष्मा, यानी कि हीट।
तो क्या होता है, कुछ ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिन्हें यदि हम टेम्परेचर दें, यदि हम उनको हीट दें, तो वो क्या काम करेंगे, टूट जाएंगे, और टूटकर क्या काम करेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएंगे। कैसे, तो आप ये देखिएगा, आपका जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जैसे हम फेरस सल्फेट को आपको ऊष्मा देते हैं, जैसे ऊष्मा देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बदल जाता है, और आपका अगर देख लिया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड में भी बदल जाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि जब भी हम कोई भी यानी ऊष्मीय वियोजन कौन सी होती है, जब हम ऊष्मा दें किसी भी अपक्रिया को, यदि हम ऊष्मा देते हैं तब वो जाकर अपक्रिया संपन्न होती है, तो उसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। इस अपक्रिया में होता क्या है, कोई भी एक पदार्थ होता है वो टूट जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों में। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम यहाँ पर हीट देंगे, तो जैसे ही इसको हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बदल जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्लियर है, तो जुड़ना संयोजन होता है और टूटना आपका क्या होता है, वियोजन होता है। तो वियोजन में पहली जो अपक्रिया थी वो अपक्रिया कौन सी थी, किस नाम से थी, ऊष्मीय वियोजन। अब आगे आ जाइए, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, वो बात कर रहे हैं आपकी कौन सी, वैद्युत वियोजन। कौन सी हम बात कर रहे हैं, वैद्युत वियोजन। अब आपकी वैद्युत वियोजन कौन सी होती है, तो वैद्युत वियोजन का मतलब होता है यदि किसी भी यौगिक को यदि हम करंट के संपर्क में लाएं, विद्युत के संपर्क में लाएं, या उसमें स्पार्क कर दें किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होता है कि वो यौगिक जो होता है, वो पदार्थ होता है, वो नए पदार्थों में टूट जाता है। कैसे, हम जल लेते हैं, क्या लेते हैं, जल। इसका मैंने एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, आप उसको सोर्स में जाकर, जो मेरी सोर्स है उसमें जाकर आप देख भी सकते हैं। तो आपका जो जल होता है H2O होता है, यदि उसमें हम विद्युत धारा डालें, यानी आपके सामने एक प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने क्या भर लिया है, जल भर लिया है। अब इसमें मैंने ग्रेफाइट की 2 छड़ें लगा दी हैं और 6 या 9 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट। जैसे ही कार्बन की छड़ में एनोड और कैथोड आपके जैसे ही कनेक्ट किए जाते हैं, तो आपका जो एनोड है, तो एनोड से आपके यहाँ पर जो बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर जो बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे वो काय के होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। और कैथोड पर जो बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे तो वो काय के होंगे, आपके हाइड्रोजन के होंगे। क्लियर है, क्योंकि बात मालूम है ना, जल ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और जल हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। यानी ये बात हम कह सकते हैं कि जल में 2 चीजें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि इस पानी में यदि हम करंट यानी 6 या 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दें, तो जैसे इसके इलेक्ट्रोड होंगे, उन एक इलेक्ट्रोड पर आपकी ऑक्सीजन गैस निकलेगी, जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड पर कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये बात कह सकते हैं जल का टूटना वियोजन तो अपक्रिया है ही, लेकिन कौन सी वियोजन अपक्रिया है, तो जल का टूटना है आपकी वैद्युत वियोजन अपक्रिया। क्लियर है, दिमाग में रखिएगा इस चीज को, क्या कि जब भी हम जल में स्पार्क करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो क्या होगा, जल अपने जो मूल अवयव हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें टूट जाएगा और आपका जो एनोड है, एनोड से निकलेगी ऑक्सीजन और कैथोड से क्या निकलेगा, आपका हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो आपकी होती है वियोजन अपक्रिया, वो आपकी होती है प्रकाशीय वियोजन। कौन सी होती है, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया में क्या होता है, प्रकाश की जो आपकी सनलाइट होती है, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, वो क्या काम कर देती है, यौगिकों को तोड़ देती है। कैसे, तो यहाँ पर ये बात देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है और सिल्वर क्लोराइड पे जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, वो सिल्वर में टूट जाता है, क्लोरीन में टूट जाता है। ऐसे ही हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया है, जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये सिल्वर में टूट जाएगा और ब्रोमीन में टूट जाएगा। क्लियर है, तो ये बात कह सकते हैं कि जब आपकी प्रकाश, जब भी सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश जब किसी यौगिक पर पड़ता है और वो टूट जाता है, तो ये जो अपक्रिया होगी वो होगी प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। क्लियर है, इसके लिए सूर्य के प्रकाश का होना अति आवश्यक है। तो जैसे अब आ जाइए, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग देखें तो इस अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। पहले आपने एक बात देखा होगा, रील्स जो चलती थी उसमें जो फोटो खींचा करते थे, उनकी जो प्लेटें बनती थी उसमें किसका यूज होता था, तो उसमें यूज होता सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हो जाया करता था। क्लियर है, हम बात कर रहे हैं तीसरी अपक्रिया जो आपकी विस्थापन अपक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। तो अगर हम विस्थापन अपक्रिया के बारे में बात करें तो विस्थापन माने होता क्या है, किसी भी एक वस्तु का एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर जुड़ जाना, ये विस्थापन है। मेरे कोई दोस्त हैं, मेरे जो परम मित्र हैं,
कोई और ज्यादा खास आ गया, उससे जाकर जुड़ जाएंगे तो मेरे दोस्त विस्थापित हो गए। अपक्रिया कौन सी कहलाएगी? विस्थापन अपक्रिया। आपके कोई भी परम मित्र है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तब तक आपके पास है जब तक आप उसके साथ में। आपसे अधिक कोई रिएक्टिव आ गया, अधिक हैंडसम आ गया, अधिक ब्यूटीफुल आ गया, या अधिक कोई भी नेचर में बहुत अच्छा आ गया, तो आपको वो छोड़कर उसके साथ में जाकर जुड़ जाएंगे। बस यही जो जुड़ाव होता है, टूटकर दूसरे के साथ जुड़ जाना, यही जो जुड़ाव होता है, इसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। देखते हैं साइंस भाषा में क्या कह रहे हैं। तो इन अपक्रियाओं में अधिक अपक्रियाशील वाला जो तत्व होता है, कम अपक्रियाशील तत्व के उनके यौगिक के साथ विस्थापित कर देता है। क्लियर है? कैसे? ये बात हमें मालूम है कि Fe अधिक अपक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा। तो जैसे ही Fe यानी कि किसी भी आयरन या लोहे की अपक्रिया यदि हम कॉपर सल्फेट से कराएंगे, तो कॉपर सल्फेट के जो आयन होंगे वो जाकर किससे जुड़ जाएंगे? आपके फेरस से जुड़ जाएंगे, यानी FeSO4 से जुड़ गए। देखो ये अकेला आया, ये अधिक हैंडसम है इन्हीं की अपेक्षा। तो जब ये अधिक हैंडसम है तो क्या काम करेगा? कॉपर के जो दोस्त हैं सल्फेट, उनको अपने साथ में मिला लेगा, और जब इनके साथ में इसके साथ जुड़ गए, इनका साथ छोड़ दिया, तो क्रिया कौन सी कहलाएगी? विस्थापन। तो आपको यह कॉपर अकेला हो जाएगा। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं, और मैंने भी इसका शॉर्ट वीडियो तैयार किया है जिसको आप देखकर और बेहतरीन समझ सकते हैं। तो हमें क्या काम करना है? एक हमें नली लेनी है, परख नली लेनी है, उसमें हमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरना है, और उसमें धागे के माध्यम से हमने क्या काम कर दिया? कीलों को टांग दिया। अब आप लगभग आधा एक घंटे बाद देखेंगे जो विलयन आपका नीले कलर का दिखाई दे रहा था, कुछ समय बाद वो विलयन आपका कैसा दिखाई देगा? हरे रंग का दिखाई देगा। अब हरे रंग का विलयन क्यों दिखाई देगा? कि जो कॉपर सल्फेट होती है वो आपके नीले कलर की होती है, लेकिन जब कुछ समय पश्चात कील डालने पर, क्योंकि फेरस आ गई है, Fe आ गई है, और Fe इनके जो कॉपर सल्फेट है उनके आयनों को अपने साथ जोड़ेगी और क्या बनाएगी? फेरस सल्फेट। और जब फेरस सल्फेट बनेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कह रही है क्या? जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है, इस चीज को आप देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फेरस सल्फेट बन जाता है। और यदि अगर हम जिंक की अपक्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और जिंक होता है, क्यों बन जाएगा? जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक अपक्रियाशील होता है। तो होता क्या है? अधिक अपक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों से उनके आयनों को छुड़ाकर अपने साथ में जोड़ लेता है, तो अपक्रिया हो जाती है विस्थापन अपक्रिया। सीधी सी बात है, आपके दोस्त आपको छोड़कर किसी और के साथ जुड़ जाएं तो समझ जाना विस्थापन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं लास्ट अपक्रिया, वो आपकी कौन सी है? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन में होता क्या है? द्विविस्थापन में होता है दो लोग होते हैं जो आपस में अपनी चीजों को विस्थापन कर देते हैं और एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इस अपक्रिया को कहला जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या कह रहे हैं? इस अपक्रिया में उत्पादन का निर्माण दो यौगिक हैं उनके आयनों के बीच में होता है। कैसे? हमने यहाँ पर सोडियम सल्फेट लिया, Na2SO4 लिया, साथ में बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया, तो आप ये देख रहे हैं Na के साथ में सल्फेट आयन है, जबकि Ba के साथ में आपके Cl क्लोराइड के आयन है। तो क्या होगा? Na इनसे ये बात कहेगा Ba से कि अपने जो क्लोराइड आयन है वो आप हमें दे दीजिए, वो हमारे सल्फेट आयन आप ले लीजिए। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। और रसायन भाषा में जब किसी भी आयनों का एक्सचेंज किया जाता है, एक दूसरे के दोस्तों का एक्सचेंज करते हैं, तो अपक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो बनेगा क्या? तो यहाँ पर जो Ba है वो यहाँ पर सल्फेट ले लेगा और क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट बनाएगा, और जो Na है वो यहाँ से Cl ले लेगा और क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा। क्लियर है? विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर यही है। विस्थापन में क्या होता है? छुड़ा लेता है और अपने साथ मिला लेता है, जबकि द्विविस्थापन में एक्सचेंज करते हैं, यानी आपके मित्र हमारे हुए, हमारे मित्र आपके हुए, तो अपक्रिया कौन सी कहलाएगी? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। क्लियर है? तो आप इन अपक्रियाओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए, बार बार आप इसको देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कैसी भी बात हो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर समय मिलता है मैं आपको जरूर आंसर दूंगा, और कोशिश करता हूं आपको बेहतरीन पढ़ाने की, जिससे मैं आपका बेहतरीन रिजल्ट बना सकूं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।